हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सभी लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से रनिंग में रखे होंगे। क्योंकि बच्चों अभी लास्ट टाइम आपका परीक्षा की बिल्कुल घड़ी नज़दीक है। 16 तारीख से आपका पेपर स्टार्ट है और आपको भी पता है कि इस वक्त आपको बिल्कुल चैन से नहीं बैठना है, अच्छे तरीके से मेहनत करनी है और आपको अपने एग्जाम में सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके आना है। तो चलिए बच्चों, आज जिस टॉपिक पर हम सभी लोग बात करने वाले हैं वो हिंदी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। वो किसी भी विद्यार्थी के, जो भी क्लास के, चाहे 8 के हों, चाहे 9th के हों, चाहे 10th के हों, चाहे 11th के, चाहे 12th के, यानी बच्चों 9 से लेकर 12 तक तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ज़्यादातर हिंदी में पूछा जाता है। तो आज हम उस टॉपिक पर बात करेंगे और बिल्कुल बात करने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं मैं उनको बोलना चाहूँगा, आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जितनी भी क्लासें हैं आप उन क्लासों को मिल पाए अच्छे तरीके से। तो चलिए बच्चों, आज जो हम सभी लोग आपके बीच में बात करने वाले हैं, याद करिए एक दिन हमने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़े थे और उसमें हम सभी लोगों ने कौन सा एक काल को हमने खत्म किया था, आदिकाल जिसका नाम था, शायद आपको याद हो। याद है, हम आप सभी पढ़े थे हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भाग में बांटा गया है। तो कुल आप सभी लोग देखे थे 4 भागों में बांटा गया है। पहला आदिकाल, दूसरा क्या था तो कहेंगे सर दूसरा भक्ति काल था, तीसरा कौन था तो कहेंगे सर तीसरा रीतिकाल था और कहेंगे चौथा क्या था तो कहेंगे सर चौथा आधुनिक काल था। तो बच्चों यही 4 भाग में हिंदी साहित्य शुरुआत हुई और आज यहां से ये साहित्य चल रही है। यानी आधुनिक काल पर आज हमारा साहित्य जो है, साहित्य लेखन आज हमारे बीच में चल रहा है। और आधुनिक काल में पहला भारतेंदु युग आया था, दूसरा कहेंगे द्विवेदी युग आया था, तीसरा शुक्ल यानी छायावाद युग आया था और चौथा प्रगतवादी युग आया था, फिर प्रयोगवादी युग आया था, फिर नई कविता जो वर्तमान समय में चल रहा है। तो इसी के बारे में हम सभी लोग बात करेंगे, जिसमें से हमने आदिकाल के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लिया था और आप सभी इसमें पढ़े थे किसको और किन किन नामों से जाना जाता है, किसने किस नाम को कहा था, कौन से राइटर थे, कौन सी रचना किए थे, इस काल की विशेषता क्या थी। तो हम सभी लोग आदिकाल को पढ़ चुके थे। अब हम बात करेंगे, आज जो हम टॉपिक पर बात करने वाले हैं बच्चों, हम आज बात करेंगे भक्ति काल पर। किस पे बात करेंगे? भक्ति काल पर बात करेंगे। तो चलिए आप सभी लोग से मैं कहना चाहूंगा, यदि आप ऐसे ही बैठे हों तो सबसे पहले अपनी पेन और डायरी लेकर आप बैठें, क्योंकि बच्चों इसमें जो चीजें हैं वो आपको नोट करने वाली हैं, नहीं तो आप सुनेंगे एक तरफ से दूसरी तरफ से भूल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये ध्यान देंगे, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो दूसरा है भक्ति काल। कौन सा काल? भक्ति काल। अब ध्यान से देखिए आप सभी लोग, हमने जो पढ़ा था वो 743 से लेकर 1343 ईस्वी तक हमने पढ़े थे और मैं आपको बच्चों बताया भी था कहीं कहीं 800 से आपको 1400 ईस्वी मिलता है, ये भी मिलता है आदिकाल का समय। ठीक है, लेकिन अगर आप भक्ति काल को देखेंगे तो 1343 से 1643 ईस्वी तक इसका समय है। कहीं कहीं आपको बच्चों 1400 से लेकर 1700 ईस्वी तक आपको मिलेगा। मतलब अलग अलग राइटर हैं जिन्होंने इस साहित्य को अलग अलग समय बताया है और इसमें से हम 2 समय को मानते हैं और इस 2 समय को मानकर हम सभी लोग इस टॉपिक पर बात करते हैं। देखेंगे जब आदिकाल आया तो आदिकाल 700 से लेकर 1343 तक, यानी देखा जाए तो समथिंग आप देखेंगे 400 सालों का समय था। यानी तो देखा जाए तो 400 साल जो समय था वो कहीं ना कहीं बच्चों देखा जाए तो फिर भी बहुत कम था हिंदी साहित्य के लिए, शुरुआती समय के लिए। लेकिन जब ये साहित्य आगे बढ़ा, आगे चला, 7 साल तो देखा जाए 743 से शुरू हुआ 1343 तक, तो यानी कुल समय देखा जाए तो कम से कम 600 साल का समय आता है। लेकिन सही रूप से देखा जाए तो समथिंग 300 से 400 साल में ही इस हिंदी साहित्य की शुरुआत हुई, क्योंकि शुरू में जो टाइम था बच्चों वो स्पेंड नहीं हो पाया इस साहित्य के लिए। तो यानी हमें ये देखने को तो मिलता है 743 से हमारी हिंदी साहित्य की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, और उस काल को हम आदिकाल के नाम से जाने थे। यानी 1343 आते आते उस काल को बदल दिया गया, आदिकाल से हम आगे बढ़ चुके थे और उसका नाम दे दिया गया भक्ति काल। क्या नाम दे दिया गया? भक्ति काल। इसको एक नाम और जानते हैं जिसे बोलते हैं पूर्व मध्यकाल। कौन सा? पूर्व मध्यकाल। इसको एक नाम से ये भी जानते हैं। क्लियर है? अब इसको सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज पूछा जाता है, इसको बच्चों स्वर्ण काल भी कहते हैं। कौन सा काल? स्वर्ण काल। तो अगर आपसे पूछे स्वर्ण काल किसको कहा जाता है तो आप कहेंगे भक्ति काल को। अगर आपसे पूछा जाता है पूर्व मध्य काल किसको कहा जाता है, फिर भी आप कहेंगे किसको? भक्ति काल को। ठीक है, अब चलिए इसको हम देखते हैं ये किस तरह से आगे बढ़ा। इसको आप इस भी उतार लिए होंगे, इसको हम डिलीट कर देते हैं, मिटा देते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, भक्ति काल जब आया ना तो ये बच्चों शुरू में 2 भाग में विभाजित हो गया।
कितने भाग में? 2 भाग में। तो सबसे पहला बच्चों जो था वो था सगुण भक्ति धारा। कौन सा? सगुण भक्ति धारा। ये सबसे पहले भाग में डिवाइड हुआ। और दूसरा बच्चों था निर्गुण भक्ति धारा। कौन सा? निर्गुण भक्ति धारा। ये बच्चों था, ये 2 भाग में बट गया। मतलब भक्ति काल में 2 भाग वाले लोग आगे, 2 शाखाएं वाले लोग आगे, 2 शाखा में बट गया। एक पहली शाखा आई सगुण भक्ति धारा की, दूसरी आगे निर्गुण भक्ति धारा की। अब इनमें भी अलग अलग तरह के लोग थे, उनको भी बांट दिया गया। जो सगुण भक्ति आई इसमें भी 2 तरह के लोग बांट दिए गए। और एक थे जो राम की भक्ति करते थे, उन्हें बोला गया रामाश्रयी। क्या बोला गया? रामाश्रयी शाखा। और जो थे जो कृष्ण की भक्ति करते थे उनको कहा गया कृष्णाश्रयी शाखा। मतलब ये आगे, ठीक है। अब ऐसे ही निर्गुण भक्ति में भी 2 तरह के लोग आगे। एक थे ज्ञान मार्गी, जो ज्ञान की बातें करते थे, ज्ञान पे आधारित रचनाएं को करते थे। और दूसरे थे बच्चों दूसरे तरह के प्रेम मार्गी। कौन से? प्रेम मार्गी। ये बच्चों कहने का तात्पर्य यह है कि भक्ति काल 2 भाग में बट गया, एक सगुण भक्ति धारा, एक निर्गुण भक्ति धारा। अब सगुण भक्ति धारा भी 2 भाग में बटा था, एक रामाश्रयी एक कृष्णाश्रयी। और निर्गुण भी 2 भाग में बटा था, एक ज्ञान मार्गी और एक प्रेम मार्गी। मतलब भक्ति काल में इतना तरह के लोग आते थे। अगर आपसे पूछा जाए सगुण भक्ति धारा के किसी 2 कवि का नाम बताओ, तो चाहे तो आप रामाश्रयी के लिख सकते हैं, चाहे कृष्णाश्रयी के लिख सकते हैं, चाहे इन दोनों का लिख दें, फिर भी गलत नहीं होगा अगर यहां से पूछेगा तो। चलिए कुछ ऐसे राइटर का नाम बताइए बच्चों जो राम की भक्ति किया करते थे। तो आप कहेंगे सर सबसे फेमस सबसे प्रसिद्ध राइटर हैं तुलसीदास। और तुलसीदास की सबसे फेमस रचना है, आप सभी जानते हैं, श्री रामचरित मानस। एक महाकाव्य है, बहुत बार पूछा जाता है पेपर में। और दूसरे एक राइटर हैं जिनका नाम शायद आप सभी लोग सुने होंगे, केशवदास। क्या? केशवदास। फिलहाल इनका ज़्यादा लेखन भक्ति काल में नहीं रहा है, लेकिन फिर भी ये भक्ति काल में आते हैं। इसके बाद रीति काल आएगा, उसमें इनका लेखन सबसे ज़्यादा रहा है। तो इनकी रचना है बच्चों रामचंद्रिका। क्या है? रामचंद्रिका। एक एक रचना लिखते हैं, फिलहाल आप राइटर को देखकर इनकी रचनाओं को अच्छे तरीके से आप पढ़ लेंगे। अब देखेंगे कृष्णाश्रयी में सबसे पहले जो राइटर आए जिनका नाम था सूरदास। क्या नाम था बच्चों? सूरदास। लेकिन आप ध्यान रखेंगे सूरदास एक ऐसे राइटर हैं जो शुरू में राम की भक्ति किया करते थे, लेकिन बाद में अपने गुरु से मिलने के बाद कृष्ण की भक्ति करने लगे। ठीक है, तो ये पहले राम की भी भक्ति करते थे। अब इनकी रचना जो है सबसे पहले सूरसागर, सूरसागर, सूरसारावली, सूरसारावली, और अगली है साहित्य लहरी। क्या है? साहित्य लहरी। क्लियर है? एक राइटर को और लिख लीजिए, मीराबाई। कौन? मीराबाई। मीराबाई की कौन सी रचना है? तो कहेंगे सर नरसिंह जी का मायरा, एक इनकी रचना है, नरसिंह जी का मायरा, ये भी इनकी रचना है। अगर बोला जाए रसखान, तीसरे राइटर हैं रसखान, और रसखान की यदि रचना की बात करें तो प्रेम वाटिका, ये भी इनकी एक रचना है। तो सबकी एक एक रचना भी हम लिखा दिए। कुछ राइटर हैं इनको भी हम लिखा दिए, जैसे इधर थे नंबर 1 तुलसीदास, नंबर 2 केशवदास, ठीक है, इधर सूरदास, मीराबाई और रसखान। ठीक है बच्चों, तो अब हमने तो पढ़ लिया रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी। ठीक है, कौन कौन से राइटर आते थे, उनकी रचनाएं क्या है। आप इतना समझना कि भक्ति काल के तहत जो राम की भक्ति करते थे वो रामाश्रयी शाखा में आते थे, जो कृष्ण की भक्ति करते थे वो कृष्णाश्रयी में आते थे। अब ज्ञान की बातें जो करते थे निर्गुण के तहत ज्ञान मार्गी में आते थे, जिनमें सबसे पहला नाम था कबीरदास। क्या? कबीरदास। शायद इनके आप दोहे पढ़े होंगे, शब्द दोहे में ज्ञान की बातें आपको मिलेंगी। और इनकी सिर्फ 3 रचनाएं हैं। कौन कौन सी? साखी, शबद, रामायणी। साखी, शबद, रामायणी, इनके 3 रचनाएं हैं। ठीक है, दूसरे एक राइटर का नाम आप लिख लीजिए, जिसमें ज्ञान मार्गी में सबसे प्रसिद्ध जो कवि हैं वो आते हैं, ज्यादातर पूछा जाता है। एक आते हैं रैदास। कौन आते हैं? रैदास। रैदास ने पद लिखा हुआ है। एक आते हैं आपके दादू। कौन आते हैं? दादू। दादू भी आते हैं। अब रचनाएं हम नहीं लिखेंगे बच्चों। एक आते हैं आपके गुरु नानक, ये भी ज्ञान की बातें करते थे, ठीक है, राइटर थे। और एक थे सुंदर। अगर इन में से आपसे पूछा जाए कि कोई एक नहीं फिर 2 या 3 का नाम पूछ ले, आप ज्ञान मार्गी राइटर का नाम बताओ, कवि का नाम बताओ, तो आप लिख सकते हैं कबीरदास हैं, रैदास हैं, दादू हैं, गुरु नानक है, सुंदर हैं। ठीक है, इतने सारे लोग हैं जो ज्ञान मार्गी में आते थे।
अब प्रेम मार्गी की बात करेंगे तो सबसे पहले राइटर हैं जिनका सबसे ज़्यादा रचना भी पूछी जाती है, मलिक मोहम्मद जायसी। क्या? मलिक मोहम्मद जायसी। ये बच्चों आप ध्यान देंगे, मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने सबसे एक फेमस महाकाव्य लिखा है पद्मावत। क्या? पद्मावत। ये बच्चों ज्यादातर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, पद्मावत किसका महाकाव्य, या फिर पद्मावत किस विधा की रचना है, या फिर मलिक मोहम्मद जायसी का महाकाव्य कौन सा है। तो पद्मावत इनका महाकाव्य सबसे फेमस पुस्तक है, और सॉरी फेमस महाकाव्य है। इनकी एक रचना है आखिरी कलाम, ये भी इन्हीं की रचना है बड़ी सारी रचनाएं। दूसरे राइटर का नाम लिख लीजिए, मंझन कुतुबन की है एक रचना मृगावती, मंझन की है मधुमालती। अगर बच्चों इन चार चीजों को आपने पढ़ लिया तो यकीन मानिए भक्ति काल में कहीं से भी प्रश्न आएगा आप उसका उत्तर करके आएंगे। क्या क्या पढ़ना है? भक्ति काल दो भाग में बटा, सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा दो भाग में बट गया, रामाश्रयी कृष्णाश्रयी। रामाश्रयी में कौन कौन से कवि आते हैं उनको हमने लिख दिया, कृष्णाश्रयी में कौन कौन से आते हैं उनको हमने लिख दिया। निर्गुण भक्ति धारा दो भाग में बटा, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी में कौन कौन से कवि आते हैं मैंने उनको लिख दिया, प्रेम मार्गी में कौन कौन से कवि आते हैं हमने उसको लिख दिया। इसको आपको नोट करना है, बैठना नहीं है, सुनना नहीं है, आपको नोट करना है, क्योंकि नोट करोगे तब दिमाग में भी आपकी बात जाएगा। एक बार अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो फिर याद हो जाएगा तुरंत, लेकिन अगर आप देखोगे सिर्फ लिखोगे नहीं तो बच्चों समझ में नहीं आएगा। अब देखेंगे सबसे पहले, इसको तो आप सभी लोग लिख लिए होंगे। चलिए इधर मैं आपको इसकी विशेषता लिख देता हूं, क्योंकि बच्चों विशेषता भी पूछा जाता है। ठीक है, क्या चीज? विशेषता भी पूछा जाता है। अब आप सबसे पहले इसकी विशेषता देख लीजिए, इसमें कौन कौन सी विशेषता हो सकती है। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे भक्ति भावना थी। क्या थी? भक्ति भावना थी। उसके बाद प्रेम का वर्णन, और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन, कृष्ण की लीलाओं का वर्णन। अगला राम की भक्ति। अगला प्रकृति का चित्रण। श्रृंगार रस की प्रधानता। इतना बच्चों आप लिखेंगे। फिर से सुनिए, शायद छोटा हम लिखे हैं आपको दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि विशेषता हर काल की आपको याद ही रखना है। ज्यादातर आधुनिक काल में तो सब विशेषता आपको याद रखना है, क्योंकि आधुनिक काल ज्यादा पूछा जाता है। तो देखेंगे विशेषता क्या है भक्ति काल की। पहली भक्ति भावना थी, प्रेम का वर्णन था, कृष्ण की लीलाओं का वर्णन था, राम की भक्ति की गई, प्रकृति का चित्रण किया गया, श्रृंगार रस की प्रधानता की गई, और ज्ञान की बातें। क्या? ज्ञान की बातें। तो इनमें जितना चीज आपको दिख रहा है आपसे, यही इसकी विशेषता है। शायद आप सभी लोग देख रहे होंगे, इन्होंने प्रेम का वर्णन किया, इन्होंने ज्ञान की बातें की, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं भक्ति की भावना होती थी, इन्होंने कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया, इन्होंने राम की भक्ति की। समझ रहे हैं? तो जितना चीजें आपको दिख रहा है ये बच्चों कहीं ना कहीं इस भक्ति काल की विशेषता है। मैं उम्मीद करता हूं इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ पाए होंगे, और नहीं समझ में आए होंगे तो फिर से वीडियो को आप बैक करके अच्छे तरीके से इसको देखिए और समझिए अच्छे तरीके से, क्योंकि बच्चों ये चीजें एक बार पढ़ना है। आप जब तक हिंदी को अपना सिलेबस को पढ़ेंगे, कहीं भी किसी भी परीक्षा में कहीं भी जाएंगे तो आपको ये चीजें पूछा जाएगा। ये चीज नहीं पूछा जाएगा तो इन रचनाओं को पूछा जाएगा, राइटर को पूछा जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये आज को मत देखिए कि आज क्या है, आप आने वाले आगे समय को देखिए, भविष्य को देखिए, वहां पर ये चीजें आपको 100% उपयोग में आएंगी, काम में आएंगी। और साथ ही साथ जो परीक्षा के बच्चे हैं, बोर्ड परीक्षा के बच्चे हैं, वो तो बिल्कुल ना छोड़ें, इसको अच्छे तरीके से लिखें, एक एक रचना लिखें, एक एक राइटर का नाम लिखें। जैसे हमने डायग्राम बनाया है ऐसे डायग्राम बनाकर आप इसको अच्छे तरीके से तैयार करें। ठीक है बच्चों, बाकी अच्छे तरीके से मेहनत करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, जहां रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।